दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित का एक मॉडल पेपर। और दोस्तों इस मॉडल पेपर में हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग इस बार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा प्रश्न है जो बहुत सारे स्टूडेंट से बनना संभव नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। और दोस्तों उससे पहले आप लोग वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है कि tan a बराबर, तो दोस्तों आपको डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला पूछा गया है। tan a बराबर क्या होता है, तो tan a बराबर होता है √sec² a-1, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बारीकी से समझिए। देखिए कहता है कि दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, यानी कि दो वृत्त का आपको व्यास दिया हुआ है, एक का 9 सेंटीमीटर और दूसरे का 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। और दोस्तों देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसमें आर का स्क्वायर किया जाता है। आर का स्क्वायर होता है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या चीज़, व्यास। तो व्यास यहाँ पर 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो दोनों का अगर हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो एक का हो जाएगा 9/2 और दूसरे का कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और दोनों का अनुपात निकालना है तो दोनों का अनुपात कर देंगे, और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है इसलिए दोनों का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, एक का हो जाएगा 9×9 = 81 अनुपात 4, सॉरी 81/4, और एक का हो जाएगा कितना 49/4। तो दोनों देखिए अनुपात में है, नीचे सेम है तो सेम से सेम हम लोग कैंसिल कर देंगे। आ गया कितना, 81/49 आ गया। कितना आ गया, 81/49, यानी कि हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आसान तरीका से इसको बना सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि वह परिमेय संख्या है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है √10, √24, √35 और √121। आप लोग जानते होंगे कि √121 का वैल्यू कितना होता है, तो ये 11 होता है। तो यह परिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि 5, 15 और 20 का लस और मस का अनुपात है, यानी कि आपको इसमें एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा गया है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 5, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, उसके बाद हम लोग एचसीएफ लेंगे। तो देखिए 5, 15, 20 का जब आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, तो 60 आ जाएगा। आप लोग इसको निकाल करके देख लीजिए। उसके बाद देखिए इसका अगर एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 5। इसका अनुपात आपको पूछा गया है तो 60:5 आया। आप देखिए इसको कैंसिल कीजिए तो 12×5 = 60, यानी कि 12:1 आ गया। कितना आ गया, 12:1, यानी कि हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 12:1। चलिए उसके बाद देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, बीसी यानी कि बीसी जो भुजा है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। और कहता है कि ए बी बराबर 12 सेमी। तो एसी का मान है, आपको एसी का मान पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। एक त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, तो त्रिभुज ए बी सी है, यानी कि कोण ए है वो 90 डिग्री है। और यहाँ पर हम लोग बी और सी यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए ए बी सी भुजा है वो कितना है, तो बी सी भुजा आपको दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और पूछा गया है कि ए सी कितना होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण रहता है। तो आपको यहाँ पर कर्ण और आधार दिया हुआ है, आपको पूछा गया है लंब। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कीजिएगा और 12 का स्क्वायर उसमें माइनस कीजिएगा, तो कितना आएगा, तो उसको माइनस कीजिएगा कि आ जाएगा √25, और √25 का वैल्यू होता है 5। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप आसानी से समझ करके बना लीजिए।
चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न को। देखिए छठा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी, यानी कि आपको परिधि दिया हुआ है, यानी कि उसका जो परिधि होता है चारों तरफ से इस तरह से परिधि है वो दिया हुआ है और पूछा गया कि इसका त्रिज्या क्या है। तो देखिए आप लोग सबसे पहले जानते होंगे कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 462 दिया हुआ है, 462 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग 2 और पाई का वैल्यू रख देंगे, तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और गुने आर बराबर कितना आ गया 462। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। तो देखिए हम लोग ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 462 गुना 7 और बटा हो जाएगा कितना 22 गुना 7। और दोस्तों जब आप लोग इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आएगा 73.5 आएगा, कितना आएगा 73.5, यानी कि देखिए 73.5 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं सातवां क्वेश्चन। देखिए सातवां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। दोस्तों इसको आपको इसका शून्यक निकालना है। तो देखिए इसका गुणनखंड विधि से शून्यक सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x², बीच वाला को तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो प्लस x और प्लस 2x, x कितना हो जाएगा 2x, 3x हो जाएगा और प्लस 2। इसमें देखिए x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x + 1 और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1, यानी कि क्या आ गया, तो x + 2 आ गया और यहाँ पर आ गया x + 1 और दोनों के बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा x बराबर यहाँ पर -1, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन बहुत आसान प्रश्न है। आपको दिया हुआ है 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक है। दोस्तों इसमें आपको बहुलक फाइंड करना है। इसका बहुलक कौन सा होगा, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार देखिए 3 आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसमें बहुलक कौन सा है, तो इसमें बहुलक हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न को। देखिए कहा है कि सेक 30 डिग्री का मान है। दोस्तों सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको मान पूछा गया है। तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। दोस्तों इसको आपको याद करना पड़ेगा, किसी तरह से आप इसको रट लीजिए या आप इसको समझ करके याद कर लीजिए। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहे तब कहे जाते हैं जब उनके, यानी कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम कब होता है। तो मान लीजिए कि 2 त्रिभुज का एग्जांपल लेते हैं। देखिए 2 त्रिभुज है तो इसको हम लोग सर्वांगसम कब कहेंगे, जब इसका आकार है वो समान हो और इसका अमाप है वो भी, यानी कि इसका जो कोण होगा वो भी समान होगा और जो इसका भुजा होगा वो भी समान होगा, तब इसको हम लोग कहेंगे सर्वांगसम। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है समान आकार और समान अमाप, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा आंसर, यानी कि दोनों होना चाहिए, तब उसको कहते हैं सर्वांगसम। और समरूप कब कहेंगे, जब जो कोण है वो बराबर होना चाहिए और जो भुजा का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, तो उसको कहते हैं कहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं समरूप। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि यह भी आपको पूछा गया कि कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है √7, बी दिया गया है √3/7, उसके बाद √2/√5 और उसके बाद डी दिया गया है √75 और बटा √48। अब देखिए 11 का सही आंसर कौन होगा, तो देखिए 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए कैसे हुआ, तो देखिए इसमें आप लोग 25×3 = 75, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5√3 लिख सकते हैं। इसको 5√3 लिख सकते हैं क्योंकि 5 को अगर अंदर कीजिएगा तो 25×3 = 75 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 12 चौक 48 होता है, 12 चौक 48। देखिए जैसे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लोग तोड़िएगा तो कितना होगा 24 दूना 48, यानी कि इसको देखिए 8 × 24 और 24 दूना 48, यानी कि इसमें 8 दूनी 16, इसमें हम लोग 4 बाहर निकाल लेंगे तो 4√3 इसको हम लोग लिख सकते हैं। 16×3 = 48 होता है।
तो देखिए अंडर रूट 3 से अंडर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना 5/4। और दोस्तों 5/4 कैसी संख्या हो जाएगा, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडर रूट 75/√48 क्या है, यह एक परिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए उसके बाद देखते हैं 12वां सवाल। देखिए 12वां सवाल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 है। दोस्तों अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 क्या है, तो यह दोनों कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 13वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कौन सा भिन्न का। तो दोस्तों देखिए एग्जाम में इस तरह के अगर प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो क्या करना है कि आपको भागा दे करके नहीं देखना है। अगर आप लोग भागा दे करके चारों को देखिएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका जो हर होता है उसका परिमेयकरण करना है। हर का जब परिमेयकरण कीजिएगा तो उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोग अगर 10 का परिमेयकरण किए तो 5 गुना 2 आया। अगर हम लोग 12 का करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 तिहाई 12, यानी कि 2 गुना, इसमें देखिए 4 है तो इसमें भी 2 गुना 2 यानी कि इसमें 3 आ गया। तो उसी प्रकार से 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आना चाहिए। तो आप लोग 160 का परिमेयकरण कीजिएगा तो देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। आप चारों को बारी बारी से हर का परिमेयकरण करके देख लीजिए, आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, इस तरह के प्रश्न आप लोग सॉल्व करने लगेगा तो आप लोग को देख के ही लग जाएगा कि किसमें 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट वाला प्रश्न है, इसको आप लोग बारीकी से समझ लीजिए। देखिए आपको दिया हुआ है 2.12 फिर 11 2 1 1 1 इस तरह से आपको दिया हुआ है, यानी कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, संख्या कहीं तक भी बढ़ सकता है। दोस्तों इसमें आपको कोई लिमिट रेकरिंग वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी संख्या अगर आपको रहेगा तो यह किस प्रकार की संख्या होगा, तो यह अपरिमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए मान लीजिए 2.4 और 2 पर आपको रेकरिंग दे दे तो यह कैसी संख्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, कोई भी संख्या पर आपको रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यह कैसी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि √3/√12 √3/√12 यह कैसी संख्या है। दोस्तों यह कैसी संख्या है, तो देखिए इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर √3 है तो √12 को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो देखिए 12 का तो 3 गुना 2 गुना 2 3 गुना 6 दूना 12, इसमें कि 2 इसमें आ गया तो 2 को हम लोग बाहर निकाल के इसको √3 हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 2 √3 हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना 1/2। तो 1/2 कैसी संख्या है, तो 1/2 है वो परिमेय संख्या है, यानी कि जो √3/√12 है वो कैसी संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 3 का शून्यक होंगे। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में अगर आ जाए, देखिए जैसे पूछे x² - 5 का शून्यक होगा, x² - 7 का शून्यक होगा, तो क्या करना है, तो इसको अंडर रूट प्लस माइनस कर देना है, यानी कि √3 एक प्लस में एक √3 माइनस में, यानी कि इस तरह का प्रश्न आएगा तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो प्लस माइनस √3 होगा, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इस प्रकार से अगर √5 रहेगा, 5 रहेगा तो एक बार हो जाएगा √5 प्लस में और एक बार हो जाएगा √5 माइनस में। तो इस तरह के सवाल को आपको डायरेक्टली आंसर बता देना है। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद कहने का मतलब हुआ कि उसमें x और y है वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर रहे, रूट रहे, या फिर x पर पावर 0 भी रहे तो चलेगा, लेकिन जो x का पावर है वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि आधा में नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई पूर्णांक में नहीं होना चाहिए। अगर x का मान अंडर रूट में आ गया तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे 7 है तो 7 यहाँ पर x पर पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं, क्योंकि
कोई भी संख्या, मान लीजिए 2 पर पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और x पर पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1। तो इसको 7 और x पर पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं, यह बहुपद में गिनती आ जाएगा। लेकिन अगर x का पावर अंडर रूट में रहेगा तो यह बहुपद नहीं होगा, हर हाल में यह बहुपद नहीं होगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से इसको आप लोग पहचान सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। दोस्तों अब बात आ गया रेखीय बहुपद व्यंजक क्या होता है। तो देखिए रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिसमें एक घात हो, यानी कि x पर कितना पावर हो, 1 हो। अगर x पर पावर 1 रहेगा तो वह रेखीय बहुपद में आएगा। तो रेखीय बहुपद में क्या है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए को ध्यान से देखिए, 2x - 1 है, यानी कि इस पर x का जो पावर है वो कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो यह रेखीय बहुपद हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 19वां क्वेश्चन में। देखिए 19वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और ये इस तरह के एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। देखिए कहता है कि अल्फा और बीटा बहुपद x² प्लस x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा पर होता है -b/a। तो यहाँ पर -b के जगह पर, सॉरी b के जगह पर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1 हम लोग लिख सकते हैं, और बटा में 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा पर होता है c/1, यानी कि इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब देखिए रह गया बात 1/α + 1/बीटा का। तो इसमें हम लोग अल्फा इंटू बीटा अगर एलसीएम ले यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस अल्फा दोनों एक ही बात है। आप 2 + 4 लिखिए या 4 + 2 लिखिए, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। तो यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है, -1 है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है। तो -1/1 का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, -1। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 20वां क्वेश्चन को। देखिए 20वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y = 2, 6x - 2y = 3 का अद्वितीय हल होगा। अब दोस्तों अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है कंडीशन, तो अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो देखिए पहले a1/a2, तो a1 कितना है, तो a1 की जगह पर a है, तो यहाँ पर a लिखिए। a2 कितना है, तो a2 की जगह पर 6 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो b1/b2 कितना है, तो b1 के यहाँ पर जगह पर -1 है, और b2 की जगह पर कितना है, -2 है। तो देखिए माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब हो गया कितना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, और देखिए यहाँ पर 2 × 6 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया, तो a बराबर 3, यानी कि a बराबर नहीं होना चाहिए 3 के। तो यहाँ पर देखिए a बराबर नहीं होना चाहिए 3 के। अगर a बराबर हो जाएगा 3 के तो इसका जो हल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर a बराबर नहीं रहेगा 3 के तो इसका हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा, यानी कि a है, एक जगह पर यहाँ पर 4, 5, 6, 7 होगा तो इसका हल होगा वो अद्वितीय होगा। लेकिन अगर a बराबर 3 हो जाएगा तो इसका हल अद्वितीय नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, a 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y = a - 5, उसके बाद दिया हुआ है दूसरा 20x + 10y - a = 0 का अनगिनत हल होगा। तो दोस्तों अनगिनत हल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 होना चाहिए। तो देखिए a1 कितना है, 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख लिए। उसके बाद a2 कितना है, तो यहाँ पर देखिए 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पर बराबर लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 5 और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 10। उसके बाद देखिए c1/c2 कितना है, तो c1/c2 पर आप ध्यान दीजिए कि अगर इसको a को हम उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, तो a हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर a - 5 और यहाँ पर लिख देंगे a, यहाँ पर लिख दिए क्या चीज़, a। अब देखिए 5 दूना 10, यहाँ पर भी हो गया 5 दूना 10, यानी कि 1/2 आ गया। उसके बाद देखिए तो कितना आया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या आ गया, a - 5/a आ गया। अब देखिए इसके वो बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यानी कि दोनों में से कोई एक को लेकर के बराबर कीजिए, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 2a - 10 होगा। क्या होगा, a बराबर 2a - 10, और a को अगर इस तरफ लाइएगा
तो क्या हो जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा 10, क्योंकि दोनों तरफ माइनस होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ए बराबर क्या हो गया, +10, यानी कि हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 21 का। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 22वां क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि समीकरण निकाय x+2y बराबर 3, 5x+ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। यानी कि इसका अनगिनत हल होने के लिए आपको k का मान पूछा गया। तो जब आप लोग जानते होंगे कि अनगिनत हल होने के लिए क्या कंडीशन है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है। a2 का वैल्यू कितना है, 5 है। अब बराबर कर देंगे, यहाँ पर a2 कितना है, तो यहाँ पर 2 है, नीचे कितना हो गया, k हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर a3 कितना है, सॉरी c3 कितना, c1 कितना है, 3 है, और यहाँ पर c2 कितना है, 15 है। अब देखिए कैंसिल कीजिए तो 5 तिहाई 15, यहाँ पर भी 1/5 आ गया। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो यहाँ पर k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ गया 10, यानी कि हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, k बराबर ऑप्शन बी। यानी कि अगर जो दो बराबर में है, यानी कि दो संख्या बराबर में आ रहा है, तो उसमें हम एक को लेकर के उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 23वां क्वेश्चन को। देखिए 23वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए कहता है कि यदि रेखीय समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह उस बिंदु दोनों समीकरण का होता है। दोस्तों कहता है कि रेखीय समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह उस बिंदु का क्या होता है। तो देखिए कहता है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यह जो बिंदु होगा वो क्या होगा, तो वही आपको बताना है। तो ये जो होगा, कहता है कि यदि रेखीय एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह उस बिंदु दोनों समीकरण का क्या होता है, तो इसका होता है अद्वितीय हल। यानी कि इस क्या होता है, यह इसका अद्वितीय हल होता है, यानी कि इसका एक हल होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 24वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण x+2 और इंटू क्या है 3x-1 बराबर 0 का हल का समुच्चय है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो एक बार हम लोग करेंगे x+2 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और एक बार करेंगे 3x-1 बराबर 0, तो एक बार कितना आ जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। तो -2 और 1/3 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित समुच्चयों में किस में द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे। दोस्तों क्या कहता है इसका मूल, तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि अभी आपको बताए थे कि इस समीकरण का मूल कौन सा होगा। तो इस समीकरण का मूल हो जाएगा +√5, -√5। और दोनों संख्या कैसी है, तो दोनों अपरिमेय संख्या। दोनों कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए उसके बाद आइए 26वां क्वेश्चन में। देखिए 26वां क्वेश्चन सीधे आपको फॉर्मूला पर आपको पूछा गया है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे एवं समान होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा -b/a, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसका मूल अगर वास्तविक और समान रहेगा तो c बराबर क्या होगा, -b/2a, क्या हो जाएगा, -b/2a, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 27वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो। तो दोस्तों मूल बराबर होने के लिए क्या कंडीशन है, तो मूल बराबर होने के लिए b² माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए 4ac को उस तरफ ले जाएंगे तो b² बराबर क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। b² बराबर क्या हो जाएगा, 4ac, यानी कि 27 का सही आंसर कौन सा होगा, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, b² बराबर 4ac। चलिए उसके बाद देखते हैं 28वां क्वेश्चन। देखिए 28वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b², कहता है कि इसका जो ग्रेटर देन 4ac होगा, यानी कि b² है वो 4ac से छोटा रहेगा तो मूल होगा। यानी कि देखिए जो b² माइनस 4ac, तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि विवेचक बराबर क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² बराबर
4AC, और इसमें जो 4AC है वो बी स्क्वायर से बड़ा हो जाए। दोस्तों जो 4AC है वो बी स्क्वायर से बड़ा हो जाए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो मूल होगा वो वास्तविक नहीं होगा, यानी कि उसका मूल हो जाएगा वो काल्पनिक होगा, यानी कि माइनस में होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। इसको आप लोग डायरेक्टली याद कर सकते हैं या फिर आप इसको बारीकी से समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं 29वां क्वेश्चन। देखिए 29वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि समांतर श्रेणी 10,7,4 का 30वां पद है, इसका 30वां पद आपको निकालना है। तो देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 10, और डी बराबर कितना दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है -3, और पूछा गया 30वां पद। तो a - 1 इंटू डी कीजिएगा तो 29d, यानी कि a प्लस 29d कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर a प्लस 29d कीजिए तो a कितना है 10 है, और प्लस 29d, तो 29 तिहाई कितना होगा, 29 में 3 गुना कीजिए तो 29 तिहाई कितना होगा, 9 27 के साथ, और बच गया 2, और 3 दूना 6, और 6 2 कितना हो गया 8, 87 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -87, क्या हो गया -87, और बराबर क्या लिख देंगे, उसके बाद देखिए 10 में -87 कीजिए कितना आएगा, तो -77 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -77, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 30वां प्रश्न कहता है कि समांतर श्रेणी -3, -1/2, -2 का 10वां पद है। दोस्तों इसमें आपको 10वां पद निकालना है, तो आप लोग खुद से इसको निकाल लीजिए। उसका देखिए 31वां क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, इसमें आपको 10वां पद निकालना है, तो इसमें भी आप लोग 10वां पद निकाल लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 32वां क्वेश्चन। देखिए 32वां क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए कहता है कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी, और एडी बराबर कितना दिया हुआ है, तो एडी 5 है, और बीडी दिया हुआ है आपको 3, यानी कि एडी बटा बीडी दिया हुआ है कितना, तो 5/3 दिया हुआ है। तब पूछ रहा है कि ए बटा ई सी। तो आप लोग जानते होंगे कि जब कोई त्रिभुज में डी समांतर बीसी होता है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार एडी बटा बीडी बराबर क्या होता है, ए बटा ई सी होता है। क्या होता है, ए बटा ई सी। और आपको पूछा गया है क्या चीज़, तो ए बटा ए सी का वैल्यू पूछा गया है। तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो गया। तो यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 5, और ई सी, तो यहाँ पर ई सी होता है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, ए सी पूछा गया है, तो ए सी प्लस कर देंगे यहाँ पर ए बी प्लस बी डी कर देंगे, यानी कि 5 और 3 जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 5/8। इसको आप लोग थेल्स प्रमेय के अनुसार बना लीजिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, यानी कि 32 का सही आंसर कौन सा है, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी उसी प्रकार से है। तो अगर उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो इसमें आप लोग समझ लीजिए। देखिए कहता है कि दी गई आकृति में डी समांतर बी सी, इसमें देखिए डी समांतर बी सी है, तब एक्स का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो देखिए ए डी बटा डी ई, तो यहाँ पर x/16 लिख दिए, बराबर क्या होता है ए ई बटा ई सी, तो ए ई कितना है, तो 34 है, कितना है 34 है, और बटा सी कितना है, तो 17 है। तो 17 दूना 34, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो एक बराबर कितना आ गया, 16 दूनी 32, यानी कि इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए उसमें आपको पूछा गया कि क्या था, ए सी पूछा गया था, उसमें आपको क्या पूछा गया था, ए सी पूछा गया था। तो ए ई बटा ई सी होता है, तो इसको ये दोनों को हम लोग जोड़ दिए थे, तो इस यहाँ पर आपको ए सी का वैल्यू आ गया था। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको अभी आप लोग अच्छा तरह से समझिए। देखिए कहा था कि दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी एवं डी ई एफ में कहता है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पर समरूप त्रिभुज है और आपको क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो इसमें देखिए जो भुजाओं का स्क्वायर होता है वो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो देखिए इसमें ए बी भुजा का स्क्वायर और डी भुजा का स्क्वायर अगर सेम रहेगा तो यह क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आएगा। उसके बाद देखिए बी सी भुजा और डी एफ भुजा, तो यहाँ पर देखिए ए बी भुजा और डी भुजा, यानी कि दोनों लगातार होना चाहिए। देखिए ए बी लेंगे तो अगर डी लेना पड़ेगा, अगर बी सी लेंगे तो ई एफ लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पर ए सी ले रहे हैं तो डी एफ लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ए बी और डी ई है, ए बी और डी है, तो दोनों भुजाओं का स्क्वायर हो जाएगा इसका अनुपात। तो हमारा आंसर क्या सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चूँकि दोनों त्रिभुज है वो समरूप है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, कहता है तथा समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, यानी कि दो त्रिभुज है, एक ए बी सी है और एक डी ई एफ है, और दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया हुआ है कितना, 10 और 5। कहता है कि ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात कौन सा होगा।
आपको इसमें क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 25 चौका 100 यानी कि 4:1 इसका आंसर आ गया। तो 4:1 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है। देखिए यही क्वेश्चन यानी कि यही थ्योरम अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में, यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इसके भुजाओं के स्क्वायर के अथी होगा, अनुपात का होगा। तो यहाँ पर देखिए भुजाओं का अनुपात 10 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, तो दोनों का स्क्वायर कर दिए तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। चलिए उसके बाद देखिए 36वां क्वेश्चन। देखिए 36 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। दोस्तों बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो एक्स निर्देशांक कहलाता है। एक्स निर्देशांक या फिर भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक या भुज। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो एक्स निर्देशांक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए 37वां क्वेश्चन देखिए, कहता है कि -8,6 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए इस चतुर्थांश होता है, ये पहला होता है और ये होता है दूसरा और ये होता है तीसरा और ये होता है चौथा। तो देखिए पहला चतुर्थांश में क्या होता है कि एक्स वाई दोनों प्लस रहता है। दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है कि एक्स तो प्लस होता है लेकिन वाई होता है वो माइनस होता है। तीसरा में क्या होता है, तो तीसरा में दोनों होता है वो माइनस में होता है। और चौथा में क्या होता है, तो चौथा में वाई होता है वो प्लस में होता है लेकिन एक्स होता है वो माइनस में होता है। आप लोग जानते होंगे इस तरह से, एक्स है वो किस चीज़ में है, माइनस में है, वाई है वो प्लस में है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई इस तरह से रहता है। इसको हम लोग वाई मानते हैं और इसको हम लोग एक्स मानते हैं। तो इस तरफ मान होता है वो प्लस में होता है और इस तरफ मान होता है वो इस तरफ मान होता है पीछे की तरफ वो होता है माइनस में। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में हो गया, तो चतुर्थीय चतुर्थांश में हो गया, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 का सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 38वां क्वेश्चन कहता है कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में। तो देखिए ये भी चतुर्थीय चतुर्थांश में होगा, तो 38 का सही आंसर कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पर एक्स है वो माइनस में है, यहाँ पर एक्स है वो माइनस में है और यहाँ पर दोनों में तो एक्स माइनस में ही है। तो अगर एक्स माइनस में है और वाई प्लस में है तो ये चतुर्थीय चतुर्थांश में होगा। किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थीय में, क्योंकि अभी बताए थे कि देखिए इस तरह से अगर होता है, इसको हम लोग एक्स मानते हैं, इसको हम लोग वाई मानते हैं, तो एक्स पॉजिटिव इस तरफ होता है, एक्स माइनस में रहता है इस तरफ और इस तरफ होता है प्लस में। तो यहाँ पर एक्स माइनस में है तो पहला दूसरा नहीं होगा, अब तीसरा चौथा, तो तीसरा में दोनों होता है माइनस में और चौथा में होता है जो वाई होता है वो प्लस में, तो चतुर्थीय चतुर्थांश हो गया। चलिए उसके बाद देखते हैं 39 नंबर सवाल। कहता है कि किसी बिंदु की एक सच से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। तो दोस्तों उसको क्या कहलाता है, उसको हम लोग कोटि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि 1,5 किस चतुर्थांश में। तो दोनों प्लस में है तो पहला चतुर्थांश में हो गया, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में। तो दोनों माइनस में है यानी कि तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो इसको आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, सभी क्वेश्चन को इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए कहता है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान है। तो देखिए यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2 और 1/√2 किसका मान होता है, तो cos 45 डिग्री का मान होता है। किसका होता है, cos 45 डिग्री का। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 43वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए बराबर है। और दोस्तों ये क्वेश्चन है वो आपको 3 मार्क्स में भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा थ्योरम है, इसको आपको सिद्ध करना पड़ता है। तो इसको सिद्ध करके हम आपको डायरेक्टली आंसर बताते हैं। इसका आंसर होता है cot स्क्वायर ए, और यहाँ पर स्क्रीन छोटा है इसलिए इस पर हम लोग इसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसका सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर 43 का हमको अलग से प्रूफ करके वीडियो बना दीजिए, तो हम उसका वीडियो आपको बना देंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं 44वां क्वेश्चन। देखिए कहता है यदि sin थीटा बराबर 3/5 तो cos थीटा। तो cos थीटा का मान किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको p बटा आपको क्या होता है h होता है, आपको b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, आप खुद से निकाल लीजिए। और यहाँ पर cos थीटा बराबर b बटा h होता है, तो यहाँ पर 4/5 आ जाएगा, यानी कि हमारा सही आंसर कौन सा होगा, तो 4/5 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। इसको आप लोग खुद से निकाल लीजिए, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर लीजिएगा तो निकल जाएगा, उसको अंडर रूट कर दीजिएगा।
उसके बाद देखिए कहता है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो दोस्तों ये किसके बराबर है, तो इसमें 9 कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बचाएगा। और आप लोग जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और 9 गुना 1 की जगह कितना आएगा, 9 आएगा, यानी कि हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 40 नंबर सवाल, कहता है कि 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री का मान है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि साइन 30 डिग्री को साइन 90 माइनस थीटा करके कॉस 52 डिग्री में बदल लीजिएगा, और कॉस 52 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 2। तो हमारा आंसर क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 47 नंबर सवाल, कहता है कि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान है। दोस्तों आपको tan थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, √3। तो tan कितना डिग्री का मान होता है, √3, तो 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 48 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी कि कोई वृत्त है, इस पर बाह्य बिंदु से हम कितना स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो बाह्य बिंदु से मात्र हम लोग 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 49 नंबर सवाल, ये भी समझने वाला सवाल है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। देखिए कहता है कि सी, कहता है कि ओ आर अंता भाग है, यानी कि वृत्त का अंता भाग है। कहता है कि एक बिंदु पी है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कहता है कि यह वृत्त का केंद्र, यह सी वृत्त हो गया, और इसका अंता भाग कौन सा है, 0 + r है, अंता भाग है। और कहता है कि एक बिंदु पी है इसमें, तो इसमें से कौन सा कथन होगा वो सत्य होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ओ हो गया, यहाँ पर बाह्य बिंदु पी है, तो इसमें जो आर होगा वो ओपी से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, आर है वो ओपी से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 49 का सही आंसर कौन सा होगा, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। आर है वो ओपी से क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए उसके बाद देखिए 50वां क्वेश्चन, देखिए 50वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि नीचे दी गई आकृति, कहता है कि ओ वृत्त के केंद्र है, ओ वृत्त के केंद्र है, तथा बाह्य बिंदु पी से वृत्त के एम तथा एन बिंदुओं पर पी एम तथा पी एन तुल्य स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो आपको कोण दिया हुआ है पी ओ एन का मान 60 डिग्री, उसके बाद कोण ओ पी एम का मान निकालना है। तो देखिए इस तरह से आपको दिया हुआ है। आप लोग जानते होंगे कि जब इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये जो एम कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और एक कोण 90 डिग्री, दूसरा कोण 60 डिग्री, और तीसरा कोण का मान आपको निकालना है। तो आप लोग जानते होंगे कि तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर माइनस कर देंगे 60 डिग्री और 90 डिग्री, 9 7 कितना होगा, 9 6 15, यानी कि 150 डिग्री इसमें घटा देंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 51 नंबर सवाल, कहता है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कौन सा होगा। तो देखिए परिधि होता है 2πr, क्या होता है 2πr, तो 2πr बराबर दिया हुआ है 44, तो इसको 22 दूना 44 हम लोग काट कर सकते हैं, और पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, तो 22 से 22 कैंसिल, तो आर बराबर कितना बच गया, तो आर बराबर बच गया 7। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 52 नंबर सवाल, कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए आपको यहाँ पर समझना है, आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल का अनुपात और पूछा गया है त्रिज्या का अनुपात, तो सीधे इसका अंडर रूट कर देना है, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग आर स्क्वायर करते हैं, पाई आर स्क्वायर से निकालते हैं। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4:1, तो आपको त्रिज्या पूछा गया तो सीधे अंडर रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। 2:1 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। तो 52 का सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए कहता है यदि वर्ग का विकर्ण इतना है, यानी कि 16√2 है, तो कहता है कि वर्ग की भुजा की लंबाई, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट 2 गुना भुजा होता है, तो अंडर रूट 2 गुना भुजा, इसमें भुजा कौन सा है, तो यहाँ पर 16 है, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 54 नंबर सवाल, सीधे फार्मूला पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको अब अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहा था कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य सॉरी, देखिए आपको पूछा गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन सा होगा। तो देखिए प्रथम 5 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, और सबको जोड़ लीजिए, तो सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा, और 15 को 5 से भागा दीजिएगा कितना आएगा,
3 आएगा, यानी कि इसका माध्य कितना आ गया, तो माध्य आ गया 3, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहा था कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य, 3 संख्या का निकालना, 1 2 और 3, इसका माध्य निकालिए, तो 6/3 कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसको आप लोग डायरेक्टली मार सकते हैं, इसका आंसर कौन सा होगा, 2 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो दोस्तों घटना की जो प्रायिकता होती है ना, वो 0 से बड़ा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, यानी कि यह 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो देखिए यहाँ से 0 से बड़ा 0 है, 0 भी हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 है, उसके बाद -1 है। तो देखिए -1 क्या है, तो 0 से छोटा है, यह प्रायिकता नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। जैसे 1/2 है तो यह प्रायिकता हो सकता है, लेकिन 3/2 प्रायिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि यह 3/2 1 से बड़ा हो गया। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए -15 प्रायिकता नहीं होगा, क्योंकि वह 0 से छोटा है। चलिए उसके बाद देखिए 59 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता, तो 3 पाने की प्रायिकता कितना होता है, 3 उसमें एक बार आ सकता है, और टोटल कितना पासा में होता है संख्या, 6 होता है, तो 1/6 हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए 60वां कहता है एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5 है अभाज्य संख्या। तो 3 हम लोग 6 कर देंगे, यानी कि कितना आ गया, 1/2 आ गया, यानी कि 60 का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।